गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। तो गुड मॉर्निंग हो चुका है और मैट्रिक के बच्चों को लगभग इस टाइम में जग भी जाना चाहिए, ताकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जगना बोले तो बहुत अच्छा होता है। और इस टाइम में जो जगेगा तो जो है दिन भर आलस नहीं होगा। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। क्लास लाइव हो चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो उसमें एक हमारा शब्द आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, संख्याएं कहिए, संख्या रियल नंबर्स। रियल नंबर, तो रियल नंबर हम कहते किसको हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और इंटीजर क्या है। तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती के, जिसका उपयोग गिनती में किया जाए उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो निगेटिव होता है, जिसे ऋणात्मक संख्या, उसको अगर शामिल कर लिया जाए तो क्या बन गया? इंटीजर बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। एक मिनट। चलिए माफ़ी चाहूँगा विलम्ब होने के लिए। तो जब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और जो निगेटिव होता है उसको शामिल कर लेंगे हम, तो पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे। और पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या जो है 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या एक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक शून्य होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? पूर्णांक संख्या। ये मिलके हमारा पूर्णांक बन गया, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या।
लेकिन हमारा सवाल है कि रियल नंबर क्या है। देखो बाबू, रियल नंबर उसको बोलते हैं कि रियल नंबर में क्योंकि आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे परिमेय संख्या के बारे में, तो अगर इसमें या फिर इसमें बोल सकते हैं, या अगर इसमें नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी अपरिमेय संख्या है, अगर उनको हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल नंबर जो है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको समझाते हैं कैसे। अपरिमेय संख्या ये हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, नंबर नहीं, एक नहीं, रियल नंबर्स, ये हो गया रियल नंबर। अब परिमेय संख्या में हम इसलिए बोल दिए परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारी हो सकती है। अब इसमें है कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या मान लीजिए 1 है, ये रियल नंबर में भी आएगा और ये परिमेय भी हो गया। ये परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो, यही है ना। तो 1/1, इसका q 0 नहीं है क्योंकि जब कुछ नहीं है तो बटे में 1 छिपा हुआ है। तो हमारा परिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या भी हो गया और ये गिनने के काम में आता है, इसलिए परिमेय संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं ये रियल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर सबके बटा में 1 है। रियल नंबर में क्या है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि यूक्लिड ऐसा लो लिखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसको कलन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है?
देखिए बाबू, एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, इस विधि के अनुसार कि अगर कोई पूर्णांक ध्यान से समझिएगा, कोई पूर्णांक ए है और कोई पूर्णांक बी है, ठीक है, बी है और ये ए है, तो अगर ए में बी से भाग दिया जाएगा तो जो शेष होगा, शेषफल होगा, वो हमेशा क्या होगा, कम होना चाहिए बी से। ठीक है, इसको उदाहरण से समझाते हैं। ये कहता है, इसका थ्योरी ये है, एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का, कलन विधि का, ये कहता है कि अगर किसी पूर्णांक ए में, या आप पी ले लीजिए, पी में क्यू से अगर हम भाग देते हैं तो जो शेषफल आएगा, जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमारा हमेशा ये क्यू से कहिए, या फिर आप पी क्यू ले रहे हैं तो क्यू से, अब हम ए भी लिए हैं तो बी से कम होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए हम 4 ले लिए और 4 में हम 3 से भाग दे रहे हैं। सिंपल विधि से भाग दीजिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। 3 से हमको किस में भाग देना है, 4 में भाग देना है। 3 एकम 3, 1 बचा, अब तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो शेष क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, शेष फल, शेष बच गया है। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, भागफल। ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है जी, इसे चौथा पाँचवा दूसरा तीसरा में पढ़ाया जाता है, हम लोगों को दूसरे तीसरे में पढ़ा दिया गया था। उससे भी नहीं होगा तो इसको बोलते हैं भाजक है, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष। खैर सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ हम लोगों को समझना है कि जो शेष बचा ये हमेशा इससे कम होगा। ये 3 क्या है, 3 बी है और ए क्या है, तो ए 4 है, ए 4 है और बी 3 है, तो शेष जो होगा हमेशा क्या होगा, बी से कम होगा। जब भी शेष होगा, अगर 4 में हम 3 से भाग देंगे तो जब भी शेष होगा, शेष होगा क्या, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। 3 कभी नहीं शेष बचेगा, 3 क्या बचेगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 और 2, अगर मान लीजिए दूसरा ले लीजिए, लगता होगा आपको झूठ लग रहा है, आप ले लीजिए 5 में 2 से भाग दीजिए। तो अगर 5 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा कि 2 दूना 4, 1 बचा, 1 शेष बचा, 1, वो भी जो है 2 से कम आया। हर हाल में ए में बी से भाग देंगे तो जो इसका रिमाइंडर आर आएगा वो हर हाल में बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी बड़ा होगा। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, कलन विधि। और एक आता है अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। हम रोज जो है क्या करते थे ना कि लाइव का शेड्यूल बना के और लाइव आते ही नहीं थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मजाक कर रहा है, कुछ कारण था और अभी भी कुछ कारण है, क्योंकि अगर हमारा ये जो स्टैंड बना के अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं, स्टैंड देखिएगा तो या तो हंस दीजिएगा या फिर रो दीजिएगा, ऐसा स्टैंड है। तो हो जाएगा व्यवस्था धीरे धीरे।
अंकगणित का आधारभूत परिमेय, अंकगणित का आधारभूत परिमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या आप लोग लगभग समझते होंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या नहीं समझते हैं तो समझा देते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे ए बी सी। और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणक हो, मतलब वो सॉरी भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक से कटता हो, मतलब 2 संख्या या 2 से अधिक से वो कटता है। और अभाज्य संख्या क्या है कि या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए ये एक लाइन में हो गया। अब आधारभूत प्रमेय को समझते हैं। आधारभूत प्रमेय है, ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। लग रहा होगा कि क्या हो गया ये, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए कैसे आसान है। प्रत्येक भाज्य संख्या, अभी भाज्य संख्या बता दिए कि जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे हम 4 लेते हैं, 4, अगर 4 का हम 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 क्या आया? अभाज्य ही तो आया। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में टूटेगा ये। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में टूटेगा, तो ये आया। या उसके मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, उसके स्क्वायर भी हो सकता है। सिर्फ एक ही नहीं, एक ही तक, जैसे इसमें 4 को हम तोड़े तो 2 गुना 2 का स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर के रूप में भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, घात के रूप में भी। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में भी और उसके घात के रूप में भी टूट सकता है। तो जैसे हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 15, भाज्य संख्या, तो ये भी टूटेगा क्या? 3 गुना 5। 3 क्या है? प्राइम 3 क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और 5 क्या है? प्राइम नंबर। उसी प्रकार से और अगर हम एग्जाम्पल लें, ये अभी लग रहा है कि आप लोगों को मन नहीं लग रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी नहीं, ये याद रख लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि ये आज से लेके और यूपीएससी के एग्ज़ाम तक ये काम आने वाला है। ये आज काम आने वाला नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो आप जो है आगे किसी भी एग्ज़ाम में, यही तो आधार है। जब नींव मजबूत नहीं रहेगा तो घर तो एक छोटा हवा का झोंका भी आएगा तो आराम से गिर जाएगा नीचे। और एक और लेते हैं कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर 16 ले लीजिए। 16 कंपोजिट नंबर है ना जी? होगा, हमको तो लग रहा है कि है। इसका देखिए 2 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 16, ये भी हो सकता है। इसको 2 के पावर 4 भी लिख देंगे, ये भी है। ये 2 है तो अभाज्य ही ना, है तो प्राइम नंबर ही ना, ये भी हो सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड या घातों के रूप में हमेशा जो है तोड़ा जा सकता है, या जब भी भाज्य संख्या का गुणनखंड होगा, फैक्टराइज किया जाएगा, फैक्टराइजेशन किया जाएगा, तो अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड होगा,
अभाज्य संख्या के ही गुणनफल के रूप में टूटेगा, या अभाज्य संख्या के ही गुणनखंड के रूप में टूटेगा, या फिर उसका स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, 4 हो जाए, वो होगा तो हमेशा अभाज्य संख्या। कभी भी भाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है और नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए ना, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है क्या? 2 भाज्य संख्या है क्या? 2 अभाज्य संख्या है, 1 और 2 इसका 2 ही फैक्टर है। अब 5 भाज्य संख्या है क्या? 5, 1 और 5। तो आज इतना ही, और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग जो है, आप लोगों के लिए ये एक चेतावनी थी, सलाह था, संदेश था कि आज लगभग 4:30 हो गया, 4:45 हो गया, भोर में जुड़े लाइव। हो सकता है कि नोटिस जाए आज शाम को। लगभग हमारे पास क्या है कि गलियों में लोग 10 बजे तक घूमते रहते हैं, और ऐसा खिड़की है कि बाहर से आवाज़ आते रहता है, और हमारे पास उतना विशेष व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन जो है, एक होता है ना कि जुनून है कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ करना है, पढ़ाना है, या फिर मैट्रिक में ज़्यादा अंक लाने के लिए उनके लिए कुछ करना है, ये चीज़। इसलिए थोड़ा लेट हम रखते हैं लाइव कि उसके बाद फिर हमको सुबह ड्यूटी भी जाना होता है, 7 से 5 ड्यूटी भी करना होता है। तो है दिक्कत थोड़ी सी, और ऑफ टाइम में ही हम पढ़ा पाएंगे, और पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसको विस्तार रूप से और बढ़िया से बताएंगे। और बढ़िया से क्या, ये तो बताएं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जुड़ते हैं नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू।